गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ सीएफएसओ। जो हमने अभी तक देखा था कि वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। आज हम देखेंगे कि वित्तीय प्रबंध की जो है वो सीमाएं क्या है, और साथ में हम देखेंगे मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है उसके कार्य क्या क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। वित्तीय प्रबंध की सीमाएं यानी कौन कौन से ऐसे लिमिटेशंस हैं जो वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र को क्या करती हैं, सीमित करती हैं। तो सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो है सभी प्रबंध के निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन होता है। कोई भी निर्णय बिजनेस का ऐसा नहीं होता जो कि वित्त से संबंधित नहीं हो। तो एक संस्था में प्रबंधक जितने कार्यात्मक क्षेत्र उन सब का निर्णय पर वित्तीय क्या रखता है, प्रभाव रखता है कुछ ना कुछ। अतः वित्तीय प्रबंधक के लिए जो मेन आपका प्रबंधक है, वित्तीय प्रबंधक, उसके लिए ये चीज़ें जानना बहुत कठिन हो जाता है और उनमें समन्वय करना भी एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है कि वो हर डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके और सही आंकड़े या सही प्रबंध प्रस्तुत कर सके, ऐसा संभव हो नहीं पाता है। और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो वित्त से प्रभावित नहीं होता हो। तो सभी चीज़ों में क्या था, एक समन्वय एक कठिन स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी जो इसकी लिमिटेशंस है वो है वित्तीय लेखों पर निर्भर। वित्तीय प्रबंध है जो वो अपनी योजना बनाएगा, नियोजन करेगा, ये चीज़ें किस पे प्रभावित होंगी, कुछ वित्तीय आंकड़ों पे या फाइनेंशियल डेटा जो होते हैं उसके ऊपर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कह सकते हैं हम, उनके ऊपर ये बेस्ड होती है। अगर वो डेटा किस हिसाब से कलेक्ट किए गए हैं, उनमें कितनी शुद्धता है, वो बाइस्ड हैं कि नहीं है, इन चीज़ों पे ही जो वित्तीय प्रबंध की जो प्लानिंग है सारी वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो चीज़ें गलत है तो वित्तीय प्रबंध भी सही जो आशातीत सफलता है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और मोस्टली जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो पास्ट से संबंधित होते हैं और धीरे धीरे परंपराएं और नीतियाँ क्या होती है, बदलती रहती हैं, प्रभावित होती हैं। तो इन दोनों के जो दोष होते हैं परंपराओं के या पुराने रिकॉर्ड्स के, वो वित्तीय प्रबंध के भी क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं, या हम कहें कि उसकी सीमा है। नेक्स्ट आपका आता है संबंधित विषयों की कम जानकारी। अब वित्तीय प्रबंध अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो जो लैक ऑफ नॉलेज है रिलेटेड सब्जेक्ट्स के, वो इसको प्रभावित करते हैं। यानी प्रबंधकों को प्रबंध के लेखांकन, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, अभियांत्रिकी आदि की अच्छी जानकारी, सब सब्जेक्ट में जानकारी अच्छी होगी, तभी वो एक बढ़िया वित्तीय प्रबंधक बन पाएगा। इनकी जानकारी के अभाव में कई बार जो उच्च प्रबंध होता है वो सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं होने के कारण वित्तीय प्रबंध भी क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर इसकी जो लिमिटेशन है वो वस्तुनिष्ठता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। वित्तीय प्रबंध के निर्णय वित्तीय प्रबंधकों की जो व्यक्तिगत विचार है, उनके खुद की पर्सनल थॉट्स होते हैं, उनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी एक टाइम के बाद में जो वित्तीय प्रबंधक होता है या वित्तीय प्रबंध करने वाले हैं वो वित्त प्रबंध की जो डिमांड्स हैं उसको देखने की बजाय वो अपने कुछ पूर्वाग्रह बना लेते हैं, अपनी कुछ विचारधारा बना लेते हैं, उसी को वो उस इंस्टीट्यूट पे थोपना चाहते हैं। तो वो अच्छे और आशातीत परिणाम नहीं ला पाएगी। जबकि होना ये चाहिए कि हमें किसका ध्यान देना, ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान देना होता है। तो हालांकि ये एक तरह से वित्तीय प्रबंध का नहीं होकर प्रबंधक की खुद की पर्सनल एक तरह से कमी है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है विकासशील विषय। वित्तीय प्रबंध खुद क्या है, एक विकासशील विषय है, डेवलपिंग सब्जेक्ट है। इसमें सुधार अभी भी गुंजाइश है और रोज़ नई विचारधाराएं आती है। तो जो वित्तीय प्रबंधक है वो भी इस पर एक मत अभी नहीं हो पाए हैं कि ऐसा कौन से कुछ सिद्धांतों जिनको हम एक यूनिवर्सल लॉ मान लें वित्तीय प्रबंध के लिए। तो अभी तक इसका विकास होना क्या है, बाकी है। और अंतिम जो इसकी लिमिटेशंस है वो है इसका एक्सपेंसिव होना या व्ययशील होना। एक हम कहें कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके हम अगर वित्तीय प्रबंध स्थापित करना चाहें तो हमें एक बड़े उद्योग में ही ये संभव है। छोटे उद्योग में इसका खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है। वित्तीय प्रबंध को जो स्ट्रक्चर है, इसका ढांचा है, उसको स्थापित करने में, इसका ढांचा हम अभी देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पर इसका बताया गया कि ढांचा इसका कैसे बनता है। तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो एक छोटे बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को बनाना। इसका खुद का खर्चा इतना हो जाता है कि वित्तीय प्रबंध के फलस्वरूप जो लाभ बढ़ेंगे वो उसकी तुलना में क्या हो जाते हैं, नगण्य साबित होते हैं। तो कोई संस्था योग्य या कुशलता समझौता करके घटिया संगठन निर्मित करती है तो उसके परिणाम भी क्या आएंगे, फिर गलतियाँ आएंगी। और सही संगठन स्थापित करना काफ़ी पैसे लिए एक्सपेंसिव होता है। तो ये सारी थी आपकी लिमिटेशंस, वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। अब हम देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध का संगठन कैसे बनता है। तो वित्तीय प्रबंध के संगठन
में डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। छोटा बिजनेस है तो उसमें वित्तीय संगठन सही स्थापित नहीं हो पाएगा। हम उसके लिए अलग से अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा व्ययशील होगा। तो उसमें किसी एक व्यक्ति को ये चीज़ें सौंप दी जाती है और मोस्टली जो ओनर होते हैं, उस प्रबंधक होते हैं, वही वित्तीय प्रबंध का कार्य कर लेते हैं। मध्यम आकार के अंदर थोड़ी बहुत ये कोशिश की जाती है कि संचालक मंडल के द्वारा या उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा कुछ अधिकारी प्रत्यक्ष स्थापना की जाती है। सही अगर हमें वित्तीय प्रबंध का संगठन देखना है तो ये वृहद जो व्यापार होता है, वृहद स्तर के जो बड़े व्यापार होते हैं, उनके अंदर हमें इनका देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक मुख्य वित्तीय अधिकारी, जिसका हम अभी आगे अध्ययन करेंगे, CFO, उसकी नियुक्ति की जाती है। उसके नीचे फिर बाकी कर्मचारी अधिकारी होते हैं जो कार्य करते हैं और वित्तीय संगठन जो होता है वो खड़ा होता है। तो इसका जो साधारण रूप से एक प्रारूप होता है वो इस प्रकार का होता है। आपका वित्तीय प्रबंध का जो संगठन होता है वो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इसके नीचे फाइनेंस कमेटी बना दी जाती है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस के, सेल्स के, इनके अलग अलग ब्रांच, जैसे प्रोडक्शन, जितने हमारे विभाग हैं उनके आधार पर बनाया जाता है। फिर उसके नीचे फाइनेंशियल कंट्रोलर बना दिया जाता है, फिर एक ट्रेजरर बना दिया जाता है कोषाध्यक्ष के रूप में। फिर इनको आगे फिर इनकी रिपोर्ट्स और बजटिंग के आधार पर इनको अलग अलग बांट के इनकी एनालिसिस करते हैं। तो ये एक था आपका एक आउटलाइन कि क्या होता है वित्तीय प्रबंध का संगठन और ये कहाँ पॉसिबल है, जहाँ हमारा व्यापार क्या है, बड़े आकार का उपक्रम है, वहीं ये चीज़ सक्षम है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्य या दायित्व क्या है। यानी जैसे इसमें लिखा हुआ कि मॉडर्न फाइनेंस ऑफिसर, तो भारत के अंदर इनका अलग अलग नाम से यूज़ किया जाता है। जो मुख्य वित्तीय प्रबंधक होता है उसके अलग अलग नाम है। तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर इसको किस नाम से पुकारा जाता है, मुख्य वित्तीय नियंत्रक या मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आपके जो यूनिट में सिलेबस में दिया गया है उसमें CFO ही लिखा गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, साधारण रूप से हमने जो लास्ट चैप्टर में हमने अध्ययन किया था कि वित्त प्रबंध के स्कोप क्या है, कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो जो वित्त प्रबंध का जो कार्य क्षेत्र है वो एक तरह से क्या होगा, वित्तीय प्रबंधक या मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO उसके क्या होंगे, वो कार्य या उसके उत्तरदायित्व होंगे। तो इसका जो कार्य है पहला वो है वित्तीय नियोजन और पूर्वानुमान करना। तो एक वित्तीय प्रबंधक या CFO ही क्या करता है, एक संस्था के लिए पूर्वानुमान करता है कि हमें पूंजी की संरचना कैसे करनी है, कहाँ से हमें पूंजी, किन स्रोतों से हमें पूंजी प्राप्त होगी, फिर उनका आवंटन हमें कैसे करना है, फिर वो अल्पकालीन स्रोत हो चाहे दीर्घकालीन स्रोत हो, अलग अलग वो क्या करेगा, फाइनल करेगा। लाभ नियोजन किस प्रकार करना है, बुनियादी पूंजी जो हम प्राप्त कर रहे हैं उस पर हमें कितनी रिटर्न्स होगी, इन सब का अनुमान लगाना किसका काम होता है, CFO का या मुख्य वित्तीय अधिकारी का ये कार्य होता है। दूसरा इसका कार्य आता है कोषों का प्रबंध करना। अब हमने प्लानिंग तो कर ली कि ऐसे हमें पूंजी चाहिए, इतनी चाहिए, अभी कौन से इनका प्रबंध किस प्रकार से किया जाए, कोष हमें किससे प्राप्त होंगे, फिर उस कोषों का आवंटन हमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एक आउटलाइन बना के मुख्य जो प्रबंधक होते हैं उनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO होता है वो क्या करता है, उनको प्रस्तुत करता है। वो कोषों की प्राप्ति बताएगा, फिर उनका आवंटन किस प्रकार करना है, फिर उनका उपयोग किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें क्या करता है वित्तीय प्रबंधक बताता है, ये उसका कार्य है। तीसरा इसका कार्य है लाभों का निपटारा। लाभों का उचित निपटारा भी वित्त प्रबंधक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। यानी आयकर भुगतान के बाद जो लाभ बचे उनको अंशधारियों में किस प्रकार से बांटना है या उसको रोकना है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, मुख्य वित्तीय अधिकारी का कार्य होता है। नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि बिजनेस के उद्देश्य क्या होने चाहिए, लाभ अधिकतमीकरण या संपदा अधिकतमीकरण। तो मुख्य जो CFO होता है वो क्या चीज़ फाइनल करता है, ये सुनिश्चित करता है कि अंशधारियों की संपदा क्या हो, अधिकतम हो। यानी अंशधारियों की भावी प्रत्याशा के वर्तमान मूल्य को अधिकतम करना इसका कार्य होता है। अगला जो इसका कार्य है वो है प्रतिवेदन और निर्वचन। जितने भी जो चीज़ें प्रस्तुत करना है उनके आंकड़े देखना, उनके लिए रिपोर्ट्स तैयार करना, उनकी वैल्यूएशन करना, पेशेवर सलाह देना। और साथ साथ इसका वैधानिक दायित्व भी होता है कि जो नियम वगैरह जो हैं, जो नीतियाँ बनाई गई है उसके आधार पे ही जो बिज़नेस है उसकी सारी आउटलाइन बनाई जाए और वैधानिक ढांचा उसका तैयार किया जाए। लास्ट इसका आता है जो कार्य है या अन्य दायित्व, जिसमें हम कह सकते हैं कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, स्थायी चालू संपत्ति का प्रबंध करना, कर प्रशासन, साख नीति का निर्धारण, समस्त अनुबंधों पटोरी काटे देखना। यानी कुल मिला के जो वित्त से संबंधित जितने कार्य हैं उन सब का नियोजन, पूर्वानुमान, उनका आवंटन, उनकी व्यवस्था करना, ये कार्य किसके होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या मुख्य वित्तीय अधिकारी के कार्य या दायित्व हम कह सकते हैं, जो एक वित्त प्रबंधक को करने होते हैं। धीरे धीरे जैसे बिजनेस चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे क्या है कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसकी भूमिका भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इसके हम ये भी कह सकते हैं कि आज के बिज़नेस की डिमांड है या कुछ ऐसे घोटाले या कुछ ऐसी कमियां सामने आती हैं जिसके आधार पे इनकी वित्त प्रबंधक की क्या है, लाइबिलिटीज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं समय समय पर। तो आज के समय की चुनौतियों के हिसाब से कुछ नई अधिक उसके दायित्व या कार्य जोड़े गए हैं। जैसे कि पहला है निगमीय लक्ष्य, दूसरा आपका है वित्तीय प्रक्षेपण, तीसरा है वित्तीय विवरणों का पुनर्वलोकन करना, चौथा आपका है संसाधन प्रबंध, पांचवा है निगमीय प्रशासन और छठा आपका है सहविलयन अधिग्रहण पहल और अंतिम है इसका जोखिम प्रबंध।
तो यानी जो अन्य जो इसके कार्य जोड़ेगा उसमें आपका जो है कॉरपोरेट गोल्स जैसे पहला है, तो जितना बजट है उसमें जो जो वित्तीय अधिकारी है वो कंपनी के लक्ष्यों को जब देखेगा पहले, उसके आधार पे वो क्या करेगा, सारा बजट और आउटलाइन बना के फाइनल करेगा। तो ये कॉरपोरेट गोल्स को भी अचीव करना किसका कार्य होगा, एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से CFO का कार्य होता है। दूसरा जैसे इसका कार्य वो ऐड कर दिया गया फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, वित्तीय प्रक्षेपण। वो क्या करता है कि भविष्य के जो क्या हमारी प्लानिंग है, हमें कहाँ पहुँचना है, हम इंस्टीट्यूट को कहाँ देख रहे हैं 5 साल बाद में, ये सारी चीज़ें क्या करता है वो साथ में लेके चलता है। जैसे 1 साल का बजट हो गया, फिर हम एक दीर्घकालीन बजट बना के चलते हैं कि 5 साल बाद में हम बिजनेस को ऐसे सेट करेंगे, इस लेवल तक इसको प्रोग्रेस करेंगे, इतनी नई यूनिट स्टार्ट की जाएंगी। तो ये सारा प्रोजेक्शन का कार्य कौन करता है, मुख्य वित्तीय अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। फिर आपका आता है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या करेगा कि बिज़नेस के जो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी वैल्यूएशन क्या करेगा, ये CFO करता है। उनकी शुद्धता है या नहीं है, वो सही बनाए गए हैं कि नहीं है, कितने पुराने हैं, उनके आंकड़े सारे सही हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें CFO अपने दिशा निर्देशन में करवाता है। समय के साथ साथ इसमें एक नया कार्य भी इसका जोड़ा गया, वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंध करना। जितने बिजनेस के रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, मिनिमम कॉस्ट पे और प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हुए। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट उत्तरदायित्व है वो है निगमीय सुशासन, कॉरपोरेट गवर्नेंस। जैसे कंपनी की जो भावना है उसी के अनुरूप ही क्या करना, कंपनी के लक्ष्य बनाना और उन सिद्धांतों के आधार पे नियमों को पालन करते हुए क्या करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना। ये CFO का दायित्व है मुख्य वित्तीय अधिकारी का। मुख्य वित्तीय अधिकारी को सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी निगमीय सुशासन के उच्च मापदंडों का पालन करते हुए कार्य करे। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है सेविलियन एवं अधिग्रहण उपक्रम, मर्जिंग एंड एमलगमेशन इनिशिएटिव्स। यदि जैसे उपक्रमों में नई उत्पाद पंक्तियों का सफलतापूर्वक प्रारंभ करना, विद्यमान उत्पादों का वर्तमानता, नए बाजार में प्रवेश, आपूर्तिकर्ता, ग्राहकों व अन्य पक्षों के संबंध। तो ये चीज़ें क्या होती है, जैसे बिजनेस बड़ा हो रहा है, किसी दूसरे साथ कंपनी, हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी में मर्ज करना है या किसी कंपनी का अधिग्रहण करना है, तो ये सारी चीज़ें भी अब ये चीज़ें कौन देखता है, मुख्य वित्तीय अधिकारी को ही सौंप दी गई हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में प्लानिंग तैयार कीजिए ताकि इस पर कार्य किया जा सके। लास्ट आपका आता है इसके अंदर जोखिम प्रबंध, रिस्क मैनेजमेंट। मुख्य वित्तीय अधिकारी सभी प्रकार के जोखिम को, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, रिस्क दोनों तरह की हो सकती है, उनका प्रबंध भी क्या करता है, CFO करके चलता है। तो ये कुछ एडिशनल कार्य दायित्व थे जो CFO के अंदर जोड़ दिए गए। हम सिंपल अध्ययन करना चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं सारों को, आप दोनों को अलग अलग लिखना चाहो कि प्राचीन रूप से तो अगर मुख्य कार्य माने तो वो ये हैं, और वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ नए कार्य जोड़े गए हैं, उत्तरदायित्व बताए गए हैं CFO के, जो इस प्रकार। एक जैसे कई बार पेपर में आपको CFO के पूछने की वजह से सीधा पूछ लिया जाता है कि वित्तीय प्रबंधक के कार्य क्या हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो। आप इन कार्यों को एक वित्तीय CFO को न बांट के एक सीधा बताना चाहते हो वित्तीय प्रबंधक क्या, तो उनको उसके आधार पे आप बता सकते हो कि उनके क्या कार्य होते हैं। तो इसके जो कार्य हैं मेन फाइनेंशियल से संबंधित है, इसका कार्य क्या होगा, फाइनेंशियल फंक्शन ही होगा। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन करता है कौन कौन से, 3 तरह से करता है, विनियोजन के निर्णय, वित्तीय निर्णय और लाभांश निर्णय, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। विनियोजन निर्णय के अंदर ये फाइनल करता है कि हमें कैपिटल का व्यवस्था कैसे करनी है, कहाँ हमें पैसा लगाना है, अल्पकालीन कोषों में कहाँ इन्वेस्ट करना है, दीर्घकालीन कोषों में कहाँ करना है, हमें कार्यशील पूंजी का प्रबंध किस प्रकार से करना है। ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर फाइनल करोगे, विनियोजन और वित्तीय निर्णय के अंदर। और लाभांश निर्णय के अंदर डिविडेंड डिसीजन जो है उसके अंदर क्या फाइनल किया जाएगा कि जो संस्था के लाभ हैं क्या उनका बंटवारा कर दिया जाए, क्या उनको रोक के जगह रखा जाए, कितना लाभांश का वितरण किया जाए कि जिससे हमारे शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती रहे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हम ग्रैब करते रहें, हम उस रिटेन अर्निंग को इन्वेस्टमेंट भी कर सकें। ये सारी चीज़ें किस में फाइनल की जाती हैं, लाभांश निर्णय या डिविडेंड डिसीजन के अंदर फाइनल की जाती हैं। इसी की डिटेल इसके अंदर आपको दी हुई है, इसकी PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जो आप इसको रीड कर लेना। इसमें इसके असाइनमेंट्स आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।